नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सबसे पहले बात गरियाबंद से बड़ी खबर की। एनीकट में गिरे ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्रामीणों ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को निकाला। राजिम के ग्राम रावण एनीकट की घटना है। शुक्रवार को एनीकट में ट्रैक्टर गिरा था। ट्रैक्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए थे। ट्रैक्टर गिरते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था। फंसा को डांस की चाहिए का सारा लोग पलट ही गई से तैसे हो जावा सकते साला घर का अब है सब जंग खुले पे साला होता नहीं चार रहते थे शुक्रवार को एनीकट में ये ट्रैक्टर गिरा था, जिससे निकाल लिया गया है। रेस्क्यू लगातार जारी था। ट्रैक्टर निकाल लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी ऋतु जी, कल देर शाम जो है रावण एनीकट में ये जो ट्रैक्टर है ट्राली सहित गिर गया। इस ट्रैक्टर में करीब 5 लोग सवार थे, जो बाल उनकी जान बच गई है। ट्रैक्टर तोरला से पौधा लेकर आ रहा था और एनीकट में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। इस वजह से प्रतिबंध के बावजूद ट्रैक्टर उस रास्ते से आ रहा था और अनियंत्रित होकर वो एनीकट में गिर गया। और गिरने के बाद जो 5 लोग हैं वो किसी तरह बाहर निकले और जब ग्रामीणों को पता चला तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। और आज सुबह जो है ग्रामीण जो है क्रेन की मदद से उस ट्रैक्टर को बाहर सुरक्षित निकाल लिए हैं। अब इसमें अगर लापरवाही की बात करें तो लगातार जल स्तर जो है एनीकट में बढ़ते जा रहा है, लेकिन दोनों ओर कोई रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, ना वहाँ पे कोई सुरक्षा के कर्मी वहाँ पर रहते हैं। और इस यही वजह है कि लगातार जो पानी बढ़ने के बाद भी है, प्रतिबंध के बाद भी है, लोग आना जाना करते हैं और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से यह हादसा हो गया। अगर वहाँ पर कोई मौजूद रहते तो शायद ये हादसा होता, लेकिन कहीं न कहीं 5 लोगों की इस हादसे में बाल जान बच गई है और ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से ग्रामीणों ने निकाल लिया। इस वक्त ना पुलिस वहां पर मौजूद थी और ना ही कोई ऐसी जानकारी हमें मिली है और ट्रैक्टर को फिलहाल अभी बाहर निकाल लिया गया है। जी ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान। जशपुर से बड़ी खबर है। पेड़ से टकराई स्कूली बच्चों से भरी ऑटो। हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें, बच्चों को अंबिकापुर किया गया है रेफर। ऑटो में 12 स्कूली बच्चे सवार थे। बगीचा थाने के नटकेला की ये घटना आपको बता रहे हैं। पेड़ से टकराई स्कूली बच्चों से भरी ऑटो। हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल होना बताए जा रहे हैं। बच्चों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है, जिनकी हालत गंभीर है। इलाज सभी का जारी है। ऑटो में 12 स्कूली बच्चे सवार थे। बगीचा थाने के नटकेला की ये घटना आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है। बच्चों की हालत कैसी है, बताइए। रितु, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र के नटकेला गांव का है और ऋषिकेश पब्लिक स्कूल के ये बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे और जो ऑटो थी उसमें लगभग 12 बच्चे जो सवार थे और ऑटो की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही थी और ये जो है ऑटो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें ये हादसा हुआ है। 4 जो स्कूली बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं बाकी सभी लोगों को जो है इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा ले जाया गया है। वहीं 4 जो गंभीर रूप से घायल बच्चे हैं उनको अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। वहीं जो ड्राइवर है उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उसे भी इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं जो पुलिस की टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची है और जांच के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंगेली में ऑटोमोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। भीषण आग में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बता दें, शोरूम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। शोरूम में लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर बाद पहुंची। तब तक आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया था। मुंगेली और पथरिया से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3-4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने लोरमी नगर पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाया।
क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ? मेरे को जानकारी नहीं है भैया। कितनी गाड़ियाँ थी, क्या जानकारी है? 60-65 गाड़ी नया था और पुराना बीमारी था। लगभग कितनी गाड़ियाँ थी नए पुरानी मिला के? 100 गाड़ी से भी ज्यादा, 120 गाड़ी के आसपास था। कितने बजे आप शॉप बंद करके गए? हम लोग 7-7 बजे। फायर ब्रिगेड काफी देर से आई है यहाँ पर। तो अगर फायर ब्रिगेड आ जाता भैया तो मेरा इतना नुकसान भी नहीं होता भैया। 1 मिनट नहीं भी आता। कई घंटे के बाद आई है फायर ब्रिगेड? 1.5-2 घंटे के बाद आया भैया। 1 मिनट नहीं चला था, दरवाजा बस चला था भैया। अगर फायर ब्रिगेड आ जाते ना तो मेरे सब सामान बच जाता भैया। मेरी गाड़ी, मेरे पहाड़ तक पूरी सामान थी भैया। दमकल की गाड़ी आ जाती तो निश्चित रूप से कुछ संपत्ति बचाया जा सकता था, लेकिन देखा गया कि प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि मुंगेली से दमकल आ रही है, पथरिया से दमकल आ रही है, लेकिन कोई दमकल यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। एक यहाँ की पुरानी जो दमकल है वो अपना काम कर रही है। ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप से लोरमी के लिए हानिकारक है। लोरमी क्षेत्र का मनेंद्रगढ़ में सामुदायिक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजन और आम लोगों ने रात भर अस्पताल और थाने में जमकर हंगामा मचाया। मृतक परिजन के आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों के साथ ही आम लोगों ने अस्पताल को घेर लिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर समेत नर्सिंग स्टाफ भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस रात भर लोगों को समझाती रही। लोग सीएमएचओ को हटाने की मांग कर रहे थे। सुबह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के हस्तक्षेप के बाद लोग शांत हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने फोन पर ही सीएमएचओ को निलंबित करने के आदेश दिए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और अस्पताल में डॉक्टरों ने काम शुरू किया। 27 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों का शहीदी सप्ताह है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए बस्तर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अंदरूनी इलाकों में सड़क जाम कर आगजनी की कोशिश करते हैं। बस्तर आईजी ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा बलों को सतर्कता बरतने के साथ ही नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक तक शहीदी सप्ताह के रूप में विगत वर्षों में उनके कैडर्स का जो नुकसान हुआ उसकी स्मृति में अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करना और क्षेत्र में हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने का उनके एक साजिश रहता है। इसको देखते हुए अंदरूनी सीमावर्ती इलाका में लगातार सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में काफ़ी एक बढ़िया ऑपरेशन भी संचालित की गई और लगातार अन्य इलाका में भी ऑपरेशन अभी संचालित की जा रही है। हमारी कोशिश है कि इस अवधि में माओवादी द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने के लिए कोई साजिश होगा उसका सफल ना होने दे, साथ साथ इलाका में जनता का जान माल का रक्षा करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए उसी दृष्टि में सभी बंदोबस्त लग जा रहा है। उम्मीद है मतलब विगत वर्ष में जिस तरीके से शहीदी सप्ताह के दौरान माओवादी कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाया, उसी हिसाब से वर्ष 2023 की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह शाम में रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। रायपुर में अमित शाह बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा करेंगे। पिछली बार दिए गए टास्क की समीक्षा करेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही संगठन के महामंत्री, संभाग के प्रभारियों के साथ अमित शाह चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। चुनाव पर बनी समिति के संयोजकों से भी अमित शाह चर्चा कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, अमित शाह का दौरा है छत्तीसगढ़ का, कितना खास रहेगा, क्या कुछ रहेगा, किस समय पहुंचेंगे, जानकारी विस्तार से।
बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को पहुंचेंगे 7:10 के करीबन, और उसके बाद में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो है वहां पर बैठक होगी, और उसके बाद वो कल लौटेंगे, यानी कि 2 दिनों का दौरा अगर हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। मनसुख मंडाविया और इसके साथ ही ओम माथुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नितिन नवीन, ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। पिछली बार अमित शाह जब आए थे और प्रधानमंत्री जब आए थे तो एक टास्क दिया गया था, उस टास्क को लेकर किस तरह की रणनीति बनी, कहां तक बात पहुंची, इसको लेकर वो समीक्षा बैठक लेंगे। चुनावी साल है और चुनाव बेहद करीब है, और जाहिर तौर पर इसको लेकर स्ट्रेटेजी भी बनाई जाएगी। कार्यकर्ताओं को भी एक तरह से कह सकते हैं कि मोटिवेट करने की कोशिश है। बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा था वो उसमें कार्यकर्ताओं को एक साथ संगठित करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो एक तरह से कहें कि धड़ों में बटी हुई बीजेपी नजर आ रही थी। और ऐसे में अब लगातार केंद्रीय लीडर्स का दौरा हो रहा है और उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही एकजुट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आज शाम को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी और कल भी इसी तरह से बैठकों का दौर जो है वो चलेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली। विपक्ष ने गोबर घोटाला, कानून व्यवस्था जैसे कई आरोप लगाए हैं। 12 घंटे चली अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनिमत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, और सत्ता पक्ष को जहां अपनी बात कहने का मौका मिला, और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, उसका माकूल जवाब भी दिया। तो सबसे पहला बेनिफिशियरी कौन है? डिस्टिलर है, और दूसरा वहाँ जो पदस्थ अधिकारी हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी को आपने छोड़ दिया। उसके खिलाफ न उसको गिरफ्तार किए, न उसको संपत्ति जब्त की, न बैंक खाते सीज किए। इसका मतलब क्या है? आपका उद्देश्य केवल राजनीतिक रूप से सरकार को बदनाम करने का, अस्थिर करने की कोशिश। ये आज व्यापार करना मतलब खतरा है, न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि इस केस में आप मान लो 302 के भी अपराधी तो उसको जमानत मिल जाती, लेकिन ईडी में यदि एक बार गिरफ्तार हो गए तो उनको जमानत नहीं मिलने वाली। हम वो लोग हैं जो जनता से वादा करते हैं और जनता के वादे में खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो वादा किया था किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, युवाओं से, जो वादा हमने किया है उसमें हम खरा उतरे। आखिर छोटा राज्य है और सबसे ज़्यादा छापा यदि कहीं पड़ा है ईडी, आईटी, डीआरआई का आखिर, तो उसका कारण यही है कि जो उनके मित्र हैं उसको छत्तीसगढ़ के खजानों पर निगाह है, चाहे कोयला का हो चाहे लोहा का, वो सरकार, कांग्रेस सरकार है, वो बीच में है। बीच में होने के कारण लोगों ने जो समय समय पर निर्णय लिया उससे काफ़ी क्षुब्ध हुए और उसको नुकसान पहुंचा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने छापा पड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है। तो उससे स्पष्ट है कि नक्सलवाद बहुत पीछे हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत पीछे हो गया। देखिए, आज इस विधानसभा का सत्र का अंतिम दिवस था और हमने 109 बिंदुओं का अविश्वास प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और उनके पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ में प्रस्तुत किया था। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के। चलिए अब रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। संविदा कर्मचारियों का आमरण अनशन लगातार जारी है। कर्मचारियों के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। अनशन से 3 संविदा कर्मियों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। मेकाहारा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बता दें, नियमितीकरण की मांग इनके द्वारा की जा रही है और इसी को लेकर के आमरण अनशन इनके द्वारा किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, संविदा कर्मचारियों का आमरण अनशन लगातार जारी है, चौथे दिन भी। आखिर क्या स्थिति बनी हुई है, बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और विभिन्न चरणों में संविदा कर्मचारियों के द्वारा ये हड़ताल जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले संविदा कर्मचारियों के द्वारा जेल भरो आंदोलन, जल सत्याग्रह भी किया गया और उसके बाद विधानसभा का घेराव भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा किया, जिसके बाद 19 जुलाई से संविदा कर्मचारी जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इस दौरान बीते दिनों जो है 2 संविदा कर्मचारियों की आमरण अनशन पर जो है वो तबियत भी खराब हो गई और इसके बाद उनको मेकाहारा अस्पताल में जो है वो एडमिट कराया गया है। वहीं आज कहा जा रहा है कि आमरण अनशन में अब 5 कर्मचारी जो हैं आज से फिर बैठेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 3 जुलाई से संविदा कर्मचारियों का ये हड़ताल है वो जारी है और इस बीच मानसून सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन में वृद्धि की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद भी संविदा कर्मचारी जो है हड़ताल पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक नियमितीकरण की मांग उनकी पूरी नहीं होती है ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगा और इसके आगे अलग अलग चरणों में यह हड़ताल जो है वो चलता रहेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही।